ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज अगले 1 घंटे हम नेपाल के ताजा हालात का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किसके इशारे पर नेपाल में विद्रोह की आग जलाई गई। आज हम नेपाल के नेताओं और मंत्रियों के उन वीवीआईपी बच्चों को भी बेनकाब करेंगे जिनकी महंगी लाइफस्टाइल और महंगी घड़ियों से ओली सरकार के तख्तापलट की नींव पड़ी। तीसरी खबर में बात यूरोप तक पहुंचे नेपाल वाले विद्रोह पैटर्न की करेंगे। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का तख्तापलट होने वाला है? ये भी हम आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट जलता नेपाल, क्रांति बनी काल। लेकिन शुरुआत नेपाल के ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों के सवालों वाली रिपोर्ट के साथ। क्या नेपाल में विद्रोह के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है? क्या जनजी की क्रांति के पीछे अमेरिका चीन की दुश्मनी है? क्या चीन समर्थक ओली सरकार का तख्तापलट अमेरिका के इशारे पे हुआ? क्या बांग्लादेश श्रीलंका की तरह नेपाल भी यूएस चीन के पावर प्ले का ग्राउंड बना? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी का नेपाल के तख्ता पलट से कोई कनेक्शन है? तो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में नेपाल तख्तापलट की इनसाइड स्टोरी है। 2 दिन के हिंसक प्रदर्शनों के बाद बुधवार को नेपाल में हालात थोड़ा शांत नजर आए। मंगलवार रात 10 बजे से सेना ने सुरक्षा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। आज राजधानी काठमांडू में इसका असर भी दिखा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर तो आए, लेकिन 8 और 9 सितंबर की तरह हंगामा, उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी नहीं हुई। हालांकि नेपाल के महाराजगंज इलाके की सुपरमार्केट में लूट की खबर सामने आई। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने जिन बिल्डिंग्स, दफ्तरों और सरकारी इमारतों में आग लगाई थी, आज उनसे धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। काठमांडू की सड़कों पर जगह जगह 2 दिन तक चली हिंसा के बाद बर्बादी के निशान बिखरे हुए नजर आए। अब सेना की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया है। इसके बाद हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों का शोर नेपाल से लेकर भारत और बाकी दुनिया तक तेज हो गया है। जैसे, क्या नेपाल में हुए विद्रोह के पीछे अमेरिका की साजिश है? क्या नेपाल को अस्थिर करके भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या नेपाल अमेरिका और चीन की दुश्मनी का बैटल ग्राउंड बना है? क्या नेपाल में जानबूझकर बांग्लादेश और श्रीलंका वाला पैटर्न दोहराया गया है? क्या विद्रोह के सूत्रधार माने जा रहे बालेन शाह अमेरिका की साजिश का मोहरा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मंत्रियों के घरों में घुसकर उन्हें पीटा, तब आर्मी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नेपाल की सेना ने प्रदर्शनकारियों को सब कुछ जलाने का मौका दिया? इन सारे सवालों के जवाब वाला विश्लेषण दिखाने से पहले हम आपको काठमांडू में आज हालात कैसे रहे इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने हमारे पास भेजी है। जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे, ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याह मलबे में तब्दील कर दिया गया है, और ये किया उस गुस्साई हुई जनता ने, जो जनता ये आरोप लगाती है कि सरकारों के भ्रष्टाचार और उनके बेरोजगारों के प्रति एक अनदेखे रवैये के कारण जो नुकसान होता है, उससे अगली पीढ़ी परेशान होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है।
ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। शीतल निवास यानी यहाँ का राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर रामचंद्र होडल राष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं। ये मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। भयंकर रूप से जो एंट्रेंस पोर्च है उसके आगे तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ के बाद ऊपर के मालों को आग लगाई गई है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली, वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज है। नेपाल में आग की लपटें तो बुझने लगी हैं, लेकिन अब देश की बैकडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। क्या नेपाल की कमान किसी अमेरिकी परस्त चेहरे के हाथ में होगी? क्या नेपाल में अमेरिका की कठपुतली सरकार काम करेगी? क्या नेपाल की सत्ता कोई अमेरिका समर्थक चेहरा संभालने जा रहा है? नेपाल में हुए विद्रोह का पैटर्न कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अब जैसे जैसे नेपाल में हिंसा वाली आग की लपटें ठंडी पड़ रही हैं, वैसे वैसे विद्रोह के पीछे बाहरी ताकत का हाथ होने वाले सवाल तेजी से सुलग रहे हैं। ओली सरकार की चीन परस्ती और नेपाल में विद्रोह की टाइमिंग अमेरिका की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। अटकलें तेज है कि नेपाल में बढ़ता चीन का दबदबा, ओली सरकार की बीजिंग से नजदीकी, अमेरिका की आंखों में खटकी और अमेरिका की शह पर नेपाल में विद्रोह का तूफान खड़ा किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम दुनिया से छिपा नहीं है। जुलाई 2024 में जब ओली ने चौथी बार सत्ता संभाली, तब उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा करने की बजाय चीन का दौरा किया। इस मुद्दे पर तब उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि नेपाल में परंपरा रही है कि जो नया प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले भारत का दौरा करता है। ओली के इस कदम से साफ हो गया कि वो चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। ओली सरकार का चीन से बढ़ता रिश्ता अमेरिका को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ ओली सरकार बीजिंग के प्रभाव में थी, दूसरी तरफ चीन लगातार नेपाल को कर्ज देकर उसे अपने शिकंजे में ले रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल पर चीन का करीब 3,524 करोड़ का कर्ज है। नेपाल ने चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी कर्ज लिया है। 2016 में ही नेपाल ने चाइना एक्सिम बैंक से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $216 मिलियन का कर्ज लिया, जो उसके लिए चुकाना मुश्किल हो रहा था। $70 मिलियन से ज्यादा का कर्ज त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लिया गया। साफ है कि कर्ज और निवेश के जरिए चीन लगातार नेपाल में अपनी पैठ बना रहा था। चीन की यह विस्तारवादी नीति अमेरिकी प्रशासन को परेशान कर रही थी। यही नहीं, जब नेपाल सरकार ने देश में 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया, तो चीन की कंपनी टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक ने नेपाली कानून का पालन करते हुए देश में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन जिन कंपनियों पर बैन का हंटर चला, उनमें से ज्यादातर अमेरिकी थी। इससे भी विद्रोह के पीछे अमेरिका की भूमिका होने को बल मिल रहा है। एक लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है, यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर था, और वो जगह जो है उसके लिए कंपटीशन चाइना ने दिखाया, चैलेंज किया है उनकी प्री एमिनेंस को, उनकी यूनिपोलैरिटी जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चैलेंज किया है चाइना ने। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका हमेशा से साउथ एशिया में चीन की बढ़ती धाक को अपने लिए खतरा मानता रहा है। यही वजह है कि 2025 की शुरुआत में चीन दबदबे की काट के तौर पर ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। ये ऊर्जा और सड़क परियोजना से जुड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए अमेरिका नेपाल को $500 मिलियन की मदद देगा। अमेरिका की मदद से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था। यदि दो शब्द नेपाल में इस समय नफरत का सिनोनिम्स है, उनका मतलब नफरत है, और ये दो शब्द हैं, एक केपी शर्मा ओली और दूसरा चाइना। चीन से वो लोग नफरत करते हैं, कहते हैं चीन ने दखल अंदाजी की है और देखिए हमारे देश की क्या हालत होगी।
चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पूरी तरह से नेपाल को अपनी जेब में डाल दे। कितने सारे लोन दिए थे, डेट ट्रैप में उसको फंसा दिया, बड़ी बड़ी बातें करते थे, नेपाल और चीन की दोस्ती अमर रहे, ये वो। लेकिन इरादा उनका यही था कि नेपाल के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूट लें और फिर भारत के ऊपर दबाव डालें। इसके बाद चीन की विजय दिवस परेड में ओली के शामिल होने को वॉशिंगटन ने अमेरिकी विरोधी खेमे में नेपाल की भागीदारी के तौर पर देखा। यहाँ एक और अहम जानकारी सामने आई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो इस विद्रोह के सूत्रधार माने जा रहे हैं, उन्होंने फरवरी 2024 में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की थी। अब जेनजी विद्रोह का समर्थन करने वाले बालेन शाह को अमेरिका समर्थक माना जा रहा है और अमेरिका के इशारे पर ही ओली सरकार के तख्तापलट का प्लान रचने की बात सामने आ रही है। नेपाल विद्रोह में अमेरिका की भूमिका होने की एक और वजह नेपाल में आंदोलन की शुरुआत से लेकर सरकारी बिल्डिंग जलाने तक देखा गया हिंसा का सिमिलर यानी एक जैसा पैटर्न भी है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बिल्डिंग्स में आगजनी और तोड़फोड़ की। सरकार में शामिल मंत्रियों के घरों में घुसकर उनको बेरहमी से पीटा। बांग्लादेश में भी युवाओं ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बाद में बांग्लादेश की सरकारी बिल्डिंग दफ्तरों को आग के हवाले किया गया था। यही पैटर्न श्रीलंका में भी देखने को मिला था। वहां भी ज्यादातर युवाओं ने प्रदर्शन की शुरुआत की। बाद में नेपाल और श्रीलंका की तरह वहां भी राष्ट्रपति भवन, सरकारी बिल्डिंग और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, इसके बाद शेख हसीना ने भी अमेरिका पर साजिश का आरोप लगाया। अब तक भारत के पड़ोस वाले जिन भी देशों में तख्ता पलट हुआ है, उनमें से ज्यादातर देश चीन के कर्ज में डूबे हैं। चीन उन्हें कर्ज देता है और इसके बाद वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करता है। माना जाता है कि चीन की यही विस्तारवादी नीति अमेरिका से टकराव की वजह बनती है। नेपाल पर चीन के कर्ज के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा बांग्लादेश पर चीन का 52,857 करोड़ रुपए का कर्ज है। श्रीलंका की बात करें तो इस पर चीन के कर्ज का आंकड़ा 77,528 करोड़ है। मालदीव को चीन ने 11,452 करोड़ का कर्ज दे रखा है। म्यांमार जो गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, उस पर चीन का 88,094 करोड़ रुपए का कर्ज है। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन भारत को घेरने की मंशा पर काम कर रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्रांति तो हो गई, ओली सरकार का तख्ता पलट भी हो गया। अब आगे नेपाल में क्या होने वाला है, हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्रांति के बाद नेपाल कौन सी करवट लेगा? क्या नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगी? क्या नेपाल में राजशाही फिर से लौटेगी? विद्रोह के बाद नए नेपाल में बालेन शाह, रवि लामिछाने और दुर्गा परसाई, इन तीन चेहरों की भूमिका क्या होगी? अब काठमांडू से लेकर पोखरा तक यही सवाल नेपाल के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सत्ता पर दावेदारी के लिए कई गुट सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी गुट, हिंदू राष्ट्र के समर्थक, वामपंथी, राजशाही के समर्थक, खुले विचारों वाली सत्ता के समर्थक। आखिर नेपाल में ओली सरकार की तख्तापलट के बाद कौन सा मॉडल लागू होगा? सिंह दरबार का अगला सेनापति कौन बनेगा? यह है नेपाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय का गेट, सिंह दरबार। सिंह दरबार का ये मूल गेट है और ये सिंह दरबार में अब बैठेंगे कौन, ये अभी तक तय हो नहीं पाई है। यानी कि इस नेपाल का अब नेतृत्व कौन करेंगे, ये अब तय नहीं हो पाई है। हालांकि 2 दिन जेनजी आंदोलन दिखा और आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन देश का माहौल, खास करके काठमांडू का माहौल सामान्य बनते हुए नजर आ रही है। नेपाल में जेनजी क्रांति की चिंगारी सुलगाने वाले ग्रुप भी आपस में बंट गए हैं। इसकी वजह से सरकार बनाने की प्रक्रिया में बातचीत करने वाला चेहरा किसका होगा, इस पर सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। 8 सितंबर को नेपाल में जो प्रदर्शन हुए, उसके लिए पुरुषोत्तम यादव और सुडान गौतम नाम के युवाओं से जुड़े ग्रुप शामिल थे। इसके अलावा नेपाल की नई सत्ता के लिए जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें एक बालेन शाह है। हालांकि बालेन शाह ने कहा है कि अगर सभी ग्रुप मिलकर उन्हें बातचीत के दल के नेतृत्व देते हैं तो वो जाएंगे बातचीत के लिए, किसी एक ग्रुप का नेतृत्व नहीं करेंगे। बालेन शाह को लेकर अटकलें हैं कि वो अमेरिका के समर्थक हैं। एक ग्रुप रवि लामिछाने का है। रवि लामिछाने पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, विद्रोह के बाद जेल से छुड़ाए गए हैं। राजनीति में आने से पहले लामिछाने पत्रकार हुआ करते थे। इस ग्रुप की तरफ से राष्ट्रपति कार्यालय में 10 लोगों का नाम दिया गया है। एक ग्रुप दुर्गा परसाई का है।
ये चेहरा मौजूदा विद्रोह में तो सामने नहीं आया, लेकिन मार्च के महीने में राजशाही के समर्थन में नेपाल की सड़कों पर जो प्रदर्शन हुए उनमें दुर्गा परसाई की भूमिका सामने आई, क्योंकि दुर्गा परसाई राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। परसाई पुष्प कमल दहल के करीबी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इतनी अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर अंतरिम सरकार बना पाएंगे? सवाल ये भी है कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा? क्या नेपाल का हश्र भी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश जैसा होगा? इसके अलावा एक ग्रुप राजशाही का समर्थक है जो पूर्ण रूप से राजतंत्र चाहते हैं। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती है। जेनजी ग्रुप्स के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की है। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुशीला ने BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली है। 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव का देश भर में पुरजोर विरोध हुआ और इसे वापस लेना पड़ा। बात कोर्ट की चल रही है तो देश की सुप्रीम कोर्ट से भी आज नेपाल के हालात से जुड़ी एक खबर सामने आई। राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेपाल संकट का जिक्र किया। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। अभी हमने नेपाल का घटनाक्रम देखा है। नेपाल में तख्ता पलट की साजिश वाली रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन हम अब आपको उन VVIP बच्चे जिन्हें नेपो किड्स, नेपो बेबी कहा जा रहा है, नेपाल को जलाने में उनकी क्या भूमिका है, इसकी एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। नेपाल में युवा इसलिए भड़का क्योंकि देश के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश में लग्जरी लाइफ जी रहे, अपने शौक पूरा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जबकि नेपाल का युवा बेरोजगार है। इस प्रदर्शन और हिंसक आंदोलन के पीछे एक वजह सत्ता पर उन नेताओं का एक छत्र राज भी है जो बारी बारी से PM बनते रहे, लेकिन नेपाल की जनता पिसती रही। उसके लिए रोटी का भी संकट पैदा हो गया। नेपाल का जेनजी इसलिए भी सड़कों पर उतरा क्योंकि देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ता गया। विरोध की आग जब किसी देश में लगती है तो उस देश की सूरत बदलने में समय नहीं लगता। नेपाल में भी यही हुआ। जेनजी के भीतर पिछले कई महीनों से विरोध का लावा धधक रहा था और आखिरकार सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपो बीबी के ऐशो आराम को लेकर हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों में सैकड़ों छात्र ऐसे थे जो स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर गए थे। सोशल मीडिया पर #नेपोकिड, #नेपोबेबी, #पॉलिटिशियन नेपोबेबी नेपाल ट्रेंड हो रहा था। ये हैशटैग ही ये बताने के लिए काफ़ी थे कि नेताओं के बच्चों को लेकर इस देश के युवाओं में गुस्सा कितना ज़्यादा है। ओली सरकार का सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला सिर्फ एक चिंगारी था, जिसे नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के बेटों और बेटियों के ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ ने आग में बदल दिया। ये नेपाल के मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा हैं। सौगत थापा विदेश गए तो लाखों की शॉपिंग की, महंगे जूते, महंगी घड़ियां खरीदी, महंगे कपड़े खरीदे। ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। लेकिन कल जेनजी मंत्री बिंदु कुमार थापा के घर में घुस गए थे। उन जूतों और महंगे सामानों को लूट रहे थे जो मंत्री के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए विदेश में खरीदे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली के बेटे सयूज पराजुली, मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा, पूर्व PM शेर बहादुर देउबा के बेटे और बहू के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें ये विदेशों में अपने शौक पूरा कर रहे हैं। जनता अभी भी ये समझती है, मानती है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। संस्थान जो जैसे संसद की बात की आपने, सुप्रीम कोर्ट की बात की, उन सब की विश्वसनीयता पर जनता को यकीन नहीं है। नेपाल के युवाओं में नेपो किड यानी नेपोटिज्म को लेकर भारी गुस्सा था, इसलिए हर दूसरे पोस्टर पर नेपो बेबी का जिक्र था। ये बात इन प्रदर्शनकारियों के सीने में शूल की तरह चुभी।
नेताओं के बच्चों की अय्याशी के साथ साथ उन चेहरों को लेकर भी गुस्सा भड़का जिन्होंने नेपाल को अपनी बपौती समझ लिया था। केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। शेर बहादुर देउबा 5 बार नेपाल के पीएम रहे। पुष्प कमल दहल 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो ये बौद्ध इलाका का ये भाटभटेनी सुपर मार्केट है, जहाँ पे आप आग धधकते हुए देख रहे हैं। मीन बहादुर गुरुङ जो नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली के एक इन्वेस्टर भी कहा जाते थे, उन्हीं का ये सुपर मार्केट है। और इस सुपर मार्केट को जो है इस तरह से कल जला के राख कर दिया गया। भ्रष्टाचार की वजह से भी नेपाल का युवा गुस्से में तप रहा था, जिसे आग दी नेपाल के बड़े घोटालों ने। 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ, जिसकी वजह से युवाओं को अपने भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कई राजनीतिक प्रयोग हो चुके हैं, राजशाही वापस आई, पार्टी विहीन जनतंत्र को बहाल किया गया, उसके बाद नया संविधान, चुनाव वगैरह आए हैं, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने की ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। नेपो बेबी की अय्याशी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ने जेनजी को एक कर दिया। इस ज्वालामुखी में विस्फोट का काम ओली के सोशल मीडिया बैन ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा नेपाल जल उठा। तो नेपाल में जो कुछ हो रहा है उस पर सोशल मीडिया का ओपिनियन क्या है, ये भी जान लीजिए। तानाशाही सरकार को समझना चाहिए कि अत्याचार और दमन ज्यादा दिन नहीं चलते। पागल हो चुके तानाशाहों से लड़ने के लिए पागलपन जरूरी है। जब युवाओं की रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जाती है तो गुस्सा सड़कों पर फूटता है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। नेपाल के बाद फ्रांस की बात करते हैं, जहां नेपाल वाला विद्रोह पैटर्न रिपीट हो रहा है। फ्रांस की जनता ने सड़कों पर उतरकर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी है। लोगों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर कहीं आगजनी की तो कहीं पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। आप भी देखिए फ्रांस में इतना फसाद क्यों है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 2 मुल्क सुलग गए। नेपाल और फ्रांस के बीच वैसे तो दूरी 60,000 किलोमीटर है, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे हैं। कल नेपाल की सड़कों पर जनता उतरी हुई थी, तो आज फ्रांस की जनता सब कुछ जलाने पर उतर आई। पेरिस में देखते ही देखते एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जो पैटर्न नेपाल में अपनाया गया, ठीक वही तस्वीर पेरिस में दिखी। कहीं सुरक्षा बलों से टकराव हुआ, कहीं आगजनी हुई और कहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फ्रांस में प्रदर्शनकारी ब्लॉक एवरीथिंग नाम के एक आंदोलन के तहत सड़कों पर उतरे थे। इस आंदोलन का मकसद फ्रांस के सभी बड़े हाईवे जाम करना था। कई जगह पर प्रदर्शनकारी सफल भी हुए, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने इन्हें हटाने की कोशिश की, हिंसा भड़क गई। ये पेरिस है, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस से टकरा रहे हैं। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आग लगा दी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी मैक्रो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश में लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हालत में है। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। मैक्रो सरकार में लोगों को नौकरी नहीं मिली है। देश की बेरोजगारी दर बढ़ी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अमीरों का पक्ष लेती है। ये धुआं नहीं, ये उन लोगों का गुस्सा है। ये मलबा या फिर ये जो कालिख लगी है, ये कालिख केपी ओली की सरकार के चेहरे पर लगाई गई है। पूरी बिल्डिंग की छत
गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था। नेपाल की संसद का कोना कोना जलकर खाक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रखी 25,000 केस की फाइलें राख में तब्दील हो चुकी है। 5 स्टार होटल से लेकर नेपाल का राष्ट्रपति भवन अब तक सुलग रहा है। पर सवाल यह है कि नेपाल में हुई क्रांति की पूरा देश कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा। आप कहेंगे कि सवाल तो अभी यह है कि नेपाल की बागडोर कौन संभालेगा। तो सत्ता किसी न किसी को तो सौंपी ही जाएगी, लेकिन संसद तो उसे भी चाहिए होगी जो देश संभालेगा। कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए नई सर्वोच्च अदालत बनानी होगी। जो तमाम मंत्रालय आग के हवाले कर दिए गए हैं उन्हें फिर से खड़ा करना होगा। तो फिर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके क्या मिला? गुस्सा तो सिस्टम के खिलाफ था, सिस्टम में बैठे लोगों के खिलाफ था। फिर उसका शिकार अपने ही टैक्स से खड़ी की गई सरकारी इमारतों को क्यों बनाया? आज हम नेपाल में विद्रोह के बाद हुए विध्वंस की वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे जलते हुए नेपाल में क्रांति ही देश के लिए काल बन गई है। ये वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया में नेपाल विद्रोह के विध्वंस की सबसे बड़ी नजीर बन चुकी है। बगावत की ऐसी आग जिसके शोलों ने अपने देश की संसद को ही जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के बाद सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद धधकती रही, सुलगती रही और इन लपटों के साथ खाक होता रहा नेपाल का भविष्य। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे यहां नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है। उस संघीय संसद के हॉल की हालत है। ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहां इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था उस जनता को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में यकीन नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक संसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहाँ बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। वाकई ये नेपाल के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें मिले जख्मों को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बिल्कुल बीच में मौजूद सिंह दरबार की इमारत न सिर्फ देश की सबसे बड़ी सरकारी इमारत कही जाती थी बल्कि भव्यता से भरे इतिहास को भी अपने साथ समेटे हुए थी। सिंह दरबार का मतलब है शेरों का महल। इसका निर्माण 1908 में चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने करवाया था और उस दौर में यह विश्व के शानदार और बेहद आलीशान महलों में से एक हुआ करता था। राणा शासन के अंत के बाद सिंह दरबार को सरकारी इस्तेमाल में लाया गया। यह इमारत नेपाल की संघीय व्यवस्था की रीढ़ थी।
इस पूरे परिसर में 20 सरकारी मंत्रालय समेत कई कार्यालय थे, लेकिन नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र कहे जाने वाले सिंह दरबार में अब सिर्फ राख का ढेर बचा है। इस वक्त मैं उस अनेक्सी में मौजूद हूं जो पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और जहां से सारे कार्यालय चलते थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याह मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस नेपाल की संसद में कभी आम आदमी को आने के लिए सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते होंगे, सैकड़ों सिफारिशें लगानी पड़ती होंगी, लेकिन अब इन खंडरों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहां अपना पैर भी डालना चाहेगा। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और समझाने वाला सिस्टम ही नहीं बचा तो भला देश की जनता के हित से जुड़े तमाम फैसले अब कैसे लिए जाएंगे? संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। सिंह दरबार को ही नहीं फूंक दिया गया बल्कि इमारत में मौजूद तमाम सरकारी और पुलिस की गाड़ियों तक को विद्रोह की आग में भस्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। जिस इमारत को जलाकर खाक किया गया उसकी कीमत 383 करोड़ रुपए थी। जानकार बताते हैं कि नेपाल में तो सरकारी इमारतों को बनाने में वैसे भी काफी लंबा वक्त लगता है। जलते नेपाल में क्रांति कैसे काल बनी उसकी दूसरी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये नेपाल की सर्वोच्च अदालत है जो सुलग रही है। सिस्टम के खिलाफ गुस्से ने कानून व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि विद्रोह में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी तो उसे लेने से इनकार कर दिया गया था। ताजा हालात ये हैं कि नेपाल केस की हजारों फाइलें आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। मंगलवार से ही जेलें तोड़कर कैदी भाग रहे हैं और अब तक अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की खबर आ रही है। बीरगंज में मैं हूँ और यहाँ पर जिस जेल को तोड़ने की कोशिश की गई उसकी ये गेट है। दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। अंदर जो जेल में कैदी हैं लगभग जिनकी संख्या 1400 से ज़्यादा है, उनको जानकारी मतलब वहाँ तक ये जानकारी पहुँची और उसके बाद वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा जेल में उन्होंने बड़ा सा दीवार में छेद कर दिया है ईंट को तोड़ करके अंदर से, और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कैदी कर रहे थे। बुधवार को काठमांडू से आई ताजा तस्वीर देखिए जहां आर्मी के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि उन कैदियों की है जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आर्मी ने रोक लिया है।
स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर नेपाल के कैलाली जिले में मौजूद कारागार की है, जहां पूरे 697 कैदी बंद थे। लेकिन मंगलवार को भड़के विद्रोह के बीच 692 कैदी इस जेल से फरार हो चुके हैं। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो यहाँ से निकल करके फरार हो गए। 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके। कल्पना करके देखिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपराधी के गुनाहों और निर्दोषों के लिए जुटाए गए सबूतों दोनों का ही कोई हिसाब किताब ना हो, तो फिर वहां के हालात कैसे होंगे। फाइलें जलाई गई हैं, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो संसद नेपाल की है या नेपाल का जो राष्ट्रपति निवास है या अन्य बड़े जो संस्थान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इसकी जो अगर कभी भरपाई अगर होनी है तो वो तभी हो सकती है कि जब नेपाल की जो सरकार है आने वाले समय में जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे उस सरकार को जनता के साथ संवाद स्थापित करना होगा। संसद जलाई, सुप्रीम कोर्ट सुलगाया और फिर राष्ट्रपति भवन को भी भस्म कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा जाता है, लेकिन बगावत की आग ने शीतल निवास का क्या हाल किया है इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहां पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज है। ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग थे अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। नेपाल में हुई इस क्रांति ने ओली सरकार को सत्ता से तो उखाड़ फेंका, लेकिन जो विद्रोह हुआ उसने देश के संवैधानिक ढांचे को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। ये कितनी बड़ी चिंता है उसे ऐसे समझिए कि आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले पर भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। पड़ोसी देशों को देखिए, नेपाल में हमने देखा कि क्या हुआ। संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि नेपाल में अकेले 500 सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया। इसमें प्राइवेट बिल्डिंग की तो गिनती ही नहीं है, जिसमें काठमांडू का चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल हिल्टन का भी नाम शामिल है। नेपाल की राजधानी का ये वो 5 स्टार होटल है जो विद्रोह के पहले काठमांडू की शान कहा जाता था। काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर बना 172 कमरों वाला आलीशान हिल्टन होटल ऐसी तकनीक से बनाया गया था कि उस पर 8 तीव्रता के भूकंप का भी असर न हो, जिसके हर कमरे से काठमांडू के खूबसूरत पर्वत का नजारा दिखता हो। लेकिन आलीशान और भव्यता की मिसाल बना ये होटल मलबे का ढेर बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले इसलिए किया क्योंकि इसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बेटे जयवीर देउवा के कथित निवेश करने की बात थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
सिर्फ 5 स्टार होटल की आहुति नहीं ली गई, बल्कि कार के बड़े बड़े शोरूम को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। टोयोटा से लेकर सुजुकी तक के शोरूम में खड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को मिनटों में आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़का विद्रोह सत्ता को उखाड़ फेंकने पर आमादा दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। क्यों 31 सेकंड के इस वीडियो में बेहद आलीशान घर के भीतर लूटपाट और तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। दरअसल ये नेपाल के जाने माने बिजनेसमैन उपेंद्र महतो का घर है। उप प्रधानमंत्री को घर। मॉस्को में रहने वाले उपेंद्र महतो को नेपाल का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। लूट सिर्फ नेपाल के सबसे अमीर लोगों के घरों में नहीं हो रही थी, बल्कि विद्रोह की आग में आम लोग भी हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे थे। शॉपिंग मॉल से लेकर दुकानों के शीशे तोड़कर सामान की लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ नेपाल की राजधानी जल रही थी। नेपाल के अलग अलग कोनों में विद्रोह भड़का हुआ था और हर जगह सरकारी इमारतों और सरकारी पदों पर बैठे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। ये आपको सामने घंटा घर नजर आएगा, जहां बीती शाम बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आए और उन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ रखी थी उसको जला दिया, फूंक दिया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार, आर्मी मार्च कर रही है इस इलाके में और पूरी सड़क पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। टेलीकॉम, नेपाल का टेलीकॉम सेंटर है और यहाँ पर जब आग लगाई गई उसके बाद किस तरीके से पूरा काला स्याह नजर आ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में विद्रोह की आंच हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची। सबसे बड़ी मुश्किल में राजस्थान के पर्यटक हैं। 4000 से ज्यादा राजस्थान के टूरिस्ट नेपाल में फंसे हुए हैं। ज्यादातर पर्यटक वो हैं जो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। कल खबर आई थी कि मंगलवार को विद्रोह के बीच एक गुट मंदिर के भीतर भी घुस गया था। मंदिर के द्वार पर तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वक्त रहते नेपाल की सेना ने मंदिर में मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कारणों की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन फिलहाल रोक दिए गए हैं। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।